हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। डिफरेंशियल इक्वेशन की वन वीडियो शूट के लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एक ही क्लास में बताए जाएं। तो आज हम लेकर आए हैं सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। सारे तो कंप्लीट नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बट इंपॉर्टेंट जरूर हो सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम को अब बिल्कुल ही 2 दिन ही बचते हैं अभी, तो इन 2 दिनों में आपको ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इनके सॉल्यूशंस नहीं देख लेने हैं, बुक ओपन किया और इनके सॉल्यूशंस आपने देख लिए, ऐसा नहीं करना है। इनको आप सॉल्व करके देखो और फिर देखो आप जो कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप कितने क्वेश्चंस निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो लास्ट के 2 डेज हैं ये सिर्फ आपके रिविजन के लिए होने चाहिए, नया कुछ आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए देखिए क्या कहते हैं। इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जितने यहाँ पे पॉसिबल होगा मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे करवाती हूँ। कहते हैं शो दैट y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। कहता है कि ये इसका सोल्यूशन होगा, ये आप प्रूव कीजिए। तो कैसे बताते हैं हम कि ये जो वैल्यू है क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम कैसे प्रूव करते हैं कि जो आपको सोल्यूशन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब आप जरा यहाँ पे देखिएगा, ए का यूज यहाँ पे हो रखा है, इसका मतलब ए को हमें एलिमिनेट नहीं करना। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, सी है, तो मुझे सी को एलिमिनेट करना है। अगर मैं यहाँ से सी को एलिमिनेट करती हूँ और मुझे एलिमिनेट करने के प्रोसेस से अगर मुझे यही वाली इक्वेशन मिल जाती है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। कैसे बताएंगे हम, देखिए y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए बाय सी, ये आपको दिया गया है। अगर मुझे बताना है ये इसका सोल्यूशन है, सो डिफरेंशिएट, मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। dy बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वल्स टू यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 c, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाती है, c की वैल्यू, यानी कि अगर इक्वेशन फर्स्ट से मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ, और उसके बाद मुझे अगर वही इक्वेशन मिल जाती है, दैट मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से वैल्यू उठाओ और वापस पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, y इक्वल्स टू किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस a इंटू 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx बाय dy हो जाएगा। तो क्या यही की ये इक्वेशन नहीं आ गई हमारे पास, है ना। दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। क्लियर दैट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग जो फोके ऑन एक्स एक्सिस सेंटर एट ओरिजिन। कहते हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो जिनका ऐसे इलिप्स, मतलब एक फैमिली ऑफ इलिप्स आपको दिया गया है जिनका फोकस तो रहेगा कौन, सेंटर, और जिनका सेंटर रहेगा ओरिजिन, उल्टा बोल दिया मैंने, जिसका सेंटर रहेगा ओरिजिन। ऐसे सारे इलिप्स की फैमिली जिनका सेंटर हो ओरिजिन, और उनके जो फोकस होते हैं ना, इलिप्स के फोकस होते हैं वो कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर। तो एक इलिप्स मेरा ये हो गया, है ना। इसके बाद सेकेंड इलिप्स, थर्ड इलिप्स, मतलब इनके फोकस कहाँ होंगे, इनके फोकस होंगे एक्स एक्सिस पर, और इनका जो सेंटर है वो कहाँ होगा भाई, सेंटर ओरिजिन। तो इस टाइप की इक्वेशन जो इलिप्स होते हैं, इनकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए हमारे पास ये डिस्टेंस होता है और बी ये वाला डिस्टेंस होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन हमारे पास इलिप्स की होती है ना, वो होती है ये, राइट। तो हमें क्या करना है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जो भी आपको फैमिली गिवन है आप उसको देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है। अब मुझे यहाँ से ए और बी को एलिमिनेट कर देना है, ओके, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखो, मुझे ए एंड बी को, दो कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, मतलब मुझे इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देना चाहिए, नो प्रॉब्लम। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में ले लेती हूँ, इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। क्या आएगा, 2x डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ से डिवाइड बाय बी स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, dy बाई डी एक्स, यानी कॉन्स्टेंट को आप एक साइड कर लीजिए, 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो इट कैन बी रिटन एज
y बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर। या तो यहीं पे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, अदरवाइज कांस्टेंट टर्म को आप एक साइड ले जाओ और जो वेरिएबल्स हैं उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको y बाय एक्स, इधर कर लेते हैं, हमें फिर स्पेस चाहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो y बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, जरा देखिए यहाँ पर x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, बी स्क्वायर को यहाँ ले जाती हूँ, इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन चल रही थी, जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है ना, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहाँ पे u बाय वी यू इंटू वी अप्लाई करेंगे, y बाय एक्स एज इट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, प्लस अब आपको डेरिवेटिव करना है y बाय एक्स का, है ना। मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज ले लेती हूँ और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, y बाय एक्स टर्म का। अब y बाय एक्स टर्म का कर रहे हो तो कैसे कीजिएगा, इसको आप कंपेयर करोगे u बाय v से, है ना। एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, है ना, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है 0, हो गया एलिमिनेट। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम ही आप डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर आप कहो कि इसका मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर दूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, एक टाइम डेरिवेटिव करती हूँ, तो उससे भी नहीं आएगा, उससे हमारे कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने टाइम डेरिवेटिव करेंगे और इजीली कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना। और जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, 1 बाय वाई बाय एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, कौन सा, ये डिनोमिनेटर वाला। आप डी वाई बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, आप इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म से कर रहे हैं, माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन से फैमिली ऑफ इलिप्स था जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इसके फोकस कहाँ होंगे, एक्स एक्सिस पर होंगे। तो सारे इलिप्स अगर इस टाइप से है तो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन वो बनेगी। कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है तो मतलब क्या होगा, मतलब मेरे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में इक्वेशन आनी चाहिए, ये तभी तो सोल्यूशन होगा ना। तो इसको हम क्या लिखें भाई, ये मेरे पास है लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। अगर मैं यहाँ पे ई बेस ले लेती हूँ, ई बेस ले लिया मैंने बोथ साइड, है ना, ये 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू, देखो ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई है ना, इसको आप लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई, लिख सकते हैं ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू पावर बी वाई, क्लियर। अब क्योंकि मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मीन्स मुझे यहाँ से डेरिवेटिव को एलिमिनेट करना है। डेरिवेटिव कब एलिमिनेट होता है, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमारा इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल भी तो वही होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स सेपरेट कर लेते हैं, आई मीन वाई की टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लो, डी वाई बाई ई रेज टू पावर बी इंटू वाई इक्वल्स टू डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लीजिए, इधर मेरे पास है ए रेज टू पावर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, एंड दैट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ से इंटीग्रेशन करो और आपका आंसर आ जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा, अब तो बिल्कुल सिंपल है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट और नॉट। आपको बताना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है, m, हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy से, है ना। m की वैल्यू ये आपके पास रहेगा m,
और ये पूरी वैल्यू मेरे पास रहेगी n। सिर्फ बताना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। क्या कंडीशन होती है, करली m बाय करली y इक्वल आना चाहिए करली n बाय करली x की। अब यहाँ पे करली का यूज हुआ है, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कहता है पार्शियल डेरिवेटिव, कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसको आप वेरिएबल नहीं लेकर चलेंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू y मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो x को एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब निकाल लेंगे यहाँ से डेरिवेटिव, m का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहां से डेरिवेटिव करो, दोनों इक्वल आते हैं तो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व दिस इक्वेशन। ये मुझे सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे देखिए आप, ये सॉल्वेबल फॉर x होगा, सॉल्वेबल फॉर y होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे मेथड्स भी हैं और ये आपको अच्छे से आना भी चाहिए। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है वैसे तो। इसका जो लिंक है, इससे रिलेटेड जो क्लास रहेंगी उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देती हूँ, आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा बहुत, इससे अच्छा तो हम सारे क्वेश्चंस एक बार फटाफट से देख लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सेमेस्टर 4th का जो आप अभी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर 4th का आपका जो कोर्स है जनवरी में ही हम स्टार्ट कर देंगे, जो नैप के अकॉर्डिंग कोर्स रहेगा। और जो स्टूडेंट अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भागा भागी कर रहे हो ना, अगर आप शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखिएगा एग्जाम टाइम तक आपको कुछ भी डर नहीं रहेगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको इस टाइप से तैयार किया जाएगा कि अगर आपको आगे जाकर के मैथ्स में MSc करना है या फिर आगे अपना मैथ्स में करियर बनाना है तो ईजिली आप उस बुक को कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ पाओगे। ओके, क्योंकि कोई भी सिलेबस हम पढ़ते हैं ना और आपको लगता है कि मेरा फोकस ये है कि मुझे मैथ्स में ही आगे जाना है, मुझे मैथ्स टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कुछ भी करना है, आपको आगे जाकर के आपको मैथ्स के साथ ही रहना है, तो आप अभी BSc में टाइम वेस्ट मत करो, अपना जो सिलेबस होता है ना कंप्लीट किया करो। अभी तो एग्जाम टाइम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि हमें पास भी होना है, परसेंटेज भी अच्छी चाहिए, है ना। बट नेक्स्ट सेमेस्टर से ध्यान रखना, शुरू से ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर देना। ओके, हम भी यहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर नैप के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे जनवरी में ही, और जो आपके एग्जाम टाइम तक रिविजन भी हो जाएगा। क्लियर दैट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। सिर्फ आपको डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या बनेगी भी एक्सिलरी इक्वेशन, 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी, वाई में कॉमन ले रही हूँ, प्लस 2 इंटू वाई। अब एक बच्चे ने कहा था, शायद मैंने ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तब किसी बच्चे का कमेंट आया था कि ये आपने वाई को अलग कैसे लिख दिया। आई थिंक कुछ इस टाइप का ही कमेंट था। देखो यहाँ पे जो हम डी ऑपरेटर लेते हैं ना, डी ऑपरेटर लेते हैं, ये लेते हैं करली वाई करली एक्स, हम वाई को इंक्लूड नहीं करते हैं। वाई अगर आप इसको वाई से मल्टीप्लाई करोगे ना बोथ साइड, तब आप जाके कहोगे डी वाई बाई करली वाई बाई करली एक्स होगा या डी वाई बाई डी एक्स होगा। अच्छा सॉरी, ये डी में चल रहा है भाई, करली में नहीं लेना, टोटल डेरिवेटिव नॉट पार्शियल डेरिवेटिव। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए ओनली। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालिएगा, अब यहाँ पे 5 प्लस 2x है, इट मीन्स 5 कांस्टेंट है। 5 को तो हम लिखेंगे 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन 5 इंटू ई रेज टू पावर 0x लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन जो चल रही है हमारे पास, और ये आ जाएगा इंटू 2x। अब x के लिए तो हम बायनोमियल यूज करते हैं, है ना, और यहाँ पर जो आपके पास ई रेज टू पावर 0 है, d के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, जो हमारा एक्सपोनेंशियल जो टर्म के लिए होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम d को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और इस केस के लिए क्या करना है आपको, x हमारे पास है तो हम इसको बायनोमियल में ओपन करेंगे, मतलब इसको आप लिखेंगे 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2। ये क्या है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से आपको बायनोमियल ओपन करनी है और हमें क्योंकि एक ही डी की टर्म चाहिए ओनली, डी स्क्वायर तो मुझे चाहिए भी नहीं, अंडरस्टैंड। तो डी स्क्वायर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली डी की टर्म को रखेंगे और बायनोमियल ओपन करके यहाँ से हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको सॉल्व।
ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। चलो इधर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला स्पेस ले लेते हैं, और हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, 2d² प्लस 5d प्लस 2। मैं सिर्फ ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो, यानी दोनों पर बायनोमियल अप्लाई कर सकते हो, बट अगर 5 कांस्टेंट है तो मैं ये मेथड सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर e⁻0x ले सकते हो। यहाँ पर मेरे पास क्या मल्टीप्लाई में 2x है ना, तो इधर आपको 2 सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है ना यहाँ पे, उसका जो d का कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट पावर जो होती है, जैसे यहाँ पे d² है, या फिर इधर मेरे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। ये वाला नहीं देखना, हमें कांस्टेंट वैल्यू को देखना है, सॉरी। तो 2 इंटू 1 प्लस या 1 माइनस कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए। जैसे जो भी कांस्टेंट आपके पास रहेगा उसको कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1/2, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया, तो क्या आएगा 1, इधर मेरे पास रहेगा 1, इधर से मैं 2d² प्लस 5d डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ। लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया है जो कांस्टेंट टर्म है, इंटू 2x। क्लियर? एंड देन 1/2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2d² प्लस 5d डिवाइड बाय 2 माइनस 1। इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा, इंटू x। अब क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस d या 1 प्लस x या 1 प्लस y, कुछ भी ले लीजिए। अगर मेरे पास ये बायनोमियल है तो इसको अगर मुझे ओपन करना है, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस d। अगर बायनोमियल के फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है तो सिर्फ आपके पास ये 4 फॉर्मूलाज है, वो याद कर लो। I mean 1 प्लस डी अगर चल रहा है, रेज टू पावर -1, 1 माइनस डी प्लस d² माइनस d³ अप टू सोने चलता रहेगा, है ना। इसके बाद d² आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि d² तो मुझे चाहिए ही नहीं, x की पावर कितनी है उतना ही d की पावर आपको लेनी है। तो मतलब मुझे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी, ये पूरा मेरे पास d को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्क्वायर करूंगी तो बहुत बड़ी पावर चली जाएगी ना, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, इस टाइप से जाएगी। तो हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस डी, यानी कि जो आपके पास ये पूरा मटेरियल इधर है, d² प्लस 5d डिवाइड बाय 2, 1 माइनस डी। सिर्फ यहाँ तक ओपन करेंगे हम इस फॉर्मूला को, हम x की पावर को देखते हुए इसको ओपन करेंगे। क्लियर? इंटू x, इंटू क्या चल रहा है, x चल रहा है। ओके, एंड इट कैन बी रिटन एज, x से मल्टीप्लाई कर दो, इधर x से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d² इंटू एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 5/2 इंटू डी इंटू एक्स। d क्या था, d था d/dx। अब किसी भी टर्म को अगर d/dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसका विद रिस्पेक्ट टू x के ना। अगर मैं ये d की वैल्यू पुट करूं और इधर मेरे पास क्या है, x है, अगर आप x का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x से क्या बनेगा, 1 आएगा। सो d² इंटू एक्स क्या रहेगा भाई, d² इंटू एक्स। देखिए d² को लिखोगे d इंटू एक्स। अब d इंटू एक्स माने आप डेरिवेटिव कर रहे हो x का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहा 1। अगेन 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए हम x की पावर से बड़ी d की पावर नहीं लेते क्योंकि वो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 0 प्लस 5/2 इंटू 1, दैट मीन्स x प्लस 5/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, x प्लस 5/2 मेरे पास आंसर आया ना। तो ये मेरे पास चल रहा था, इधर से क्या बनेगा भाई, इधर से आपने 0 पुट किया, d को और यहाँ पे दोनों प्लेसेस पे 0 पुट किया, सो 1/2 इंटू 5 यानी 5/2 प्लस, और वहाँ से क्या मिला मुझे x प्लस 5/2, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। जो वहाँ पे आपका आंसर आया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये आपके पास रहेगा सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉल्व x² d² 2x d माइनस 2 इंटू वाई। देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे d क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx। मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास है ये कुछ इस टाइप से है, x² करली या करली ध्यान आ रहा है, d² बाय dx² प्लस 2x d/dx
-2 इंटू वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है, कॉची एलर इक्वेशन इसको बोलते हैं हम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स को लेकर चलते हैं e टू पावर जेड, और लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा, है ना। तो पूरे को एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, वेरी सिंपल, ओनली CF अब हमें निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर दैट। तो यहाँ पर जो, क्योंकि डी में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इधर आप लेकर चलोगे x इंटू डी को हम ले लेते हैं डी डैश, और एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी डैश इंटू डी डैश -1, क्लियर दैट पॉइंट। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, ये आ जाएगी डी डैश इंटू डी डैश -1, और +2 इंटू एक्स इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी, डी डैश -2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब ये पूरा z में चलेगा हमारा, अब ये पूरा किस में चलेगा, z, x की जगह पे z इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे, एक जो इक्वेशन निकालोगे, वहां से आप CF निकालोगे, क्लियर दैट पॉइंट। CF जैसे हम पहले फाइंड आउट करते हैं सेम तरीके से, बस x की जगह पे z प्लेस करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, z को आपको x में कन्वर्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व दिस इक्वेशन। ये आपके पास है, देखिए इधर यहाँ पे p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमारे पास रहेगी किस फॉर्म में है भाई, p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस r ले लेते हैं डी जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। सबसे पहले चेक करो क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन लिया गया है। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, और पहले आपको एग्जैक्ट चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर एग्जैक्ट, अगर होमोजेनियस इक्वेशन, देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो आपको इक्वेशन को एग्जैक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। अगर एग्जैक्ट हमारी आ जाती है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इक्वेशन होमोजेनियस है, मतलब हर एक टर्म की डिग्री बराबर है। यहाँ पे देखो x की पावर 1, y की 1, z की 1, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई, अगर मान लो x इंटू वाई है तो इस टर्म की डिग्री है 2, है ना, x प्लस वाई है तो इस टर्म की डिग्री है 1। आई बात समझ में। तो पावर्स अगर मल्टीप्लाई में तो वेरिएबल्स की ऐड हो जाती है, वही इस टर्म की डिग्री बन जाती है ना। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसको पहले हम चेक करें कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्ट अगर मुझे चेक करना है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, कंपेयर करेंगे q की मिल जाएगी, r की मिल जाएगी, है ना। सो करली p बाय करली y, ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए करली q बाय करली x के, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास रही फर्स्ट कंडीशन, देन करली q बाय करली z इक्वल्स टू करली r बाय करली y, एंड अगेन करली r बाय करली, अब देखो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो चुका है, कौन सा रहता है, x के रहता है, और r किसके साथ जाएगा, p q q r r p के साथ जाएगा, जो हमारा थर्ड रिलेशन रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली z। अगर ये तीनों रेशियो या तीनों फ्रैक्शंस आप देख रहे हो, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, हम ये पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। कैसे, एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी, है ना। और अगर ये एग्जैक्ट हो जाती है, इसका मतलब, और हमें देखना है एग्जैक्ट एंड उसके बाद देखेंगे कि कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन होता है। क्या सोल्यूशन होता है इसका, अगर होमोजीनियस है तो ही आपको ये सोल्यूशन नोट डाउन करना है, x इंटू पी प्लस y इंटू क्यू प्लस z इंटू आर इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट इक्वल्स टू, मैं ले लेती हूँ c। आई बात समझ में। तो हमें सिर्फ करना क्या है, एग्जैक्ट चेक कर लिया इक्वेशन को, अगर होमोजीनियस है तो, अगर होमोजीनियस है तो इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक कर लिया। इसके बाद हमें सिर्फ ये सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन क्या कहता है, x इंटू पी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कंपेयर की हुई हमने स्टेटमेंट से, y इंटू क्यू z इंटू आर इक्वल्स टू c, ऐसा लिख दो, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, और कुछ सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन P एंड Q आपको इक्वल गिवन है। P इक्वल्स टू ax प्लस hy प्लस z, Q इक्वल्स टू hx प्लस by प्लस f। कहता है दीज आर कंपैटिबल। तो कंपैटिबल की आपके पास पर्टिकुलर कंडीशन होती है, तो सिर्फ आपको कंपैटिबल चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/d इंटू एफ ऑफ डी डी डैश, ये कॉमा है, इंटू नहीं है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं। 1/एक्सिलरी इक्वेशन इंटू फंक्शन, इसको सॉल्व करते हैं, ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सिर्फ इस नोटेशन में आपको लिखना है। ओके, शो दैट दिस इक्वेशन कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू दिस कर्ली z बाय कर्ली y, दीज आर नॉट कंपैटिबल। तो कंपैटिबल का जो, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो कंपैटिबल की जो क्लास है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। राइट डाउन द चार-पीट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो चार-पीट्स एक्सिलरी इक्वेशन आप यहाँ पे बिल्कुल जो आपको गिवन है वहां से आप लिख सकते हो। ये भी आपको याद रखना है कि चार-पीट एक्सिलरी इक्वेशंस हम कैसे बताते हैं या नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे एक कंडीशन होती है हमारे पास, इसका भी मैं लिंक डाल देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी अगर मैं सारे सॉल्व करवाऊंगी तो। और वैसे मैं पहले करवा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन, पहले हम बता भी चुके हैं। प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है उसी में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, जो चैप्टर वाइज हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे मिक्सअप रहेंगे आपके पूरी बुक के। ओके, क्वेश्चन 15th, भाई इसको सॉल्व करना है तो आपको CF निकालना पड़ेगा प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। राइट डाउन द अगेन चार-पीट एक्सिलरी इक्वेशन, आपको सिर्फ चार-पीट एक्सिलरी इक्वेशन इसकी राइट डाउन करनी है। सॉल्व दिस इक्वेशन, ये आपको किस फॉर्म में दिया गया है, P प्लस Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y z। मतलब आपको लिखना है dx बाय P dy बाय Q dz बाय R। ये पूरा मेरे पास R हो जाएगा। P क्या रहेगा, जो P का मल्टीपल होता है ना। इसको आप किससे कंपेयर करोगे, इससे, इसको आप कंपेयर करोगे P इंटू P प्लस Q इंटू Q इक्वल्स टू R, आप इससे कंपेयर करेंगे ना। तो जो P मेरे पास स्मॉल p है, इसका मल्टीपल हो जाएगा, इधर Q का मल्टीपल कैपिटल Q हो जाएगा। तो इधर P की वैल्यू क्या है 1, Q की क्या है 3, और R क्या हो जाएगा z प्लस कॉट y माइनस 3x। हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है, दो फ्रैक्शंस लेकर के हम सॉल्व करते हैं। पहले ये वाली दो फ्रैक्शन लेंगे और इसका यूज सॉल्यूशन का हम यहाँ पे करेंगे। मतलब मेरे पास क्या है, dx बाय 1 dy बाय 3, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, एंड देन इंटीग्रेट। अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो 3x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी इक्वल 3x इक्वल y प्लस एनी कांस्टेंट, है ना। सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है y माइनस 3x, तो आप इसको y माइनस 3x में कन्वर्ट कर लो, माइनस कॉमन ले लो, इधर आ जाएगा माइनस c। अब ये तो कांस्टेंट ही चल रहा है ना, इसको c डैश ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कांस्टेंट अब हमें एज्यूम करना होता है, माइनस अगर जा रहा है तो उसको आप फिर से माइनस c मत लिखो, उसको आप अनदर एक कांस्टेंट का नेम दे दो। ओके, अब जब मैं दोबारा सॉल्व करती हूँ, एक सोल्यूशन तो मेरे पास ये वाला आ गया कि y माइनस 3x इक्वल्स टू y माइनस 3x इक्वल्स टू c, है ना। एक सोल्यूशन तो हमारा ये आ जाएगा, c डैश आ गया। चलो एक सोल्यूशन मेरे पास ये हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे तो फ्रैक्शन फर्स्ट और लास्ट ले सकते हो, है ना। फ्रैक्शन फर्स्ट क्या लेंगे, dx बाय 1, लास्ट क्या लेंगे dz बाय r, क्या है z प्लस कॉट ऑफ। अब ये तो पूरा x y z का फंक्शन है, क्या करें हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, इसके प्लेस पर c डैश पुट कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि अगर दो फ्रैक्शन का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका यूज हम सेकेंड सोल्यूशन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कर लिया कि y माइनस 3x को मैंने लिख दिया c डैश। अब ये पूरा का पूरा z का फंक्शन हो जाता है, क्लियर। ये पूरा x का फंक्शन, इंटीग्रेशन कीजिए प्लस एनी कांस्टेंट, आप यहाँ पे a ले लो या c1 c2 में कन्वर्ट कर लो, c डैश ना लेकर के c1 c2 ले सकते हो, पहले वाले में c1 ले सकते हो, सेकंड में c2 ले सकते हो, कैसे भी करो आपकी मर्जी, है ना। तो यहाँ पर
आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्योंकि 1/z लीनियर है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, लॉग ऑफ z प्लस कॉट c डैश। क्लियर दैट पॉइंट। और ये C2 ले लीजिए, सिमेट्री बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सिमेट्री बना लो, चलो थोड़ा सा अच्छा लगता है क्वेश्चन, है ना। ये आ जाएगा C डैश, C1 ले लेते हैं इसको, C1 ओके, प्लस कर लेंगे C2 कांस्टेंट, राइट। तो एक सोल्यूशन मेरा यहाँ से आ जाएगा। बाद में फिर आप वैल्यू पुट कर दो, कॉट ऑफ C1 की वैल्यू क्या थी, y प्लस 3x प्लस C2, सेकेंड सोल्यूशन ये आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब ये आपका दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसमें x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चल रहे हैं, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करली बाय करली x को लेकर चलते हैं d, और करली बाय करली y को लेकर चलते हैं d डैश। अंडरस्टैंड। तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा करली स्क्वायर। अब देखो अगर मैं पावर करती हूँ तो डी स्क्वायर हो गया, अगर मैं क्यूब कर देती हूँ तो डी क्यूब हो जाएगा, इधर क्या रहेगा डी क्यूब, z कॉमन ले लेंगे थ्रू आउट, -4 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा भाई, यहाँ पे देखिए x के विद रिस्पेक्ट टू है 2 टाइम डेरिवेटिव, है ना। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, करली क्यूब बाय करली एक्स स्क्वायर करली वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ करली वाई करली एक्स स्क्वायर इंटू करली बाय करली वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये क्या हुआ d, ये क्या बना d डैश, तो 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 इंटू डी डैश क्यूब इंटू z इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। चलिए अब यहाँ से आपको एक्सिलरी इक्वेशन मिल रही है, क्या एक्सिलरी इक्वेशन, डी क्यूब -4d स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब इक्वल्स टू 0। इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम करने लग जाएंगे तो ये 3 से 4 क्लासेस में भी नहीं होता है, पूरा का 6 से 7 घंटे क्लासेस में यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन पे क्लासेस चेक करोगे इसी कोर्स में तो बहुत क्लासेस लगती है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए। चलो कोई नहीं, जितना भी हमारा हो रहा है हम करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हम d को यहाँ पे लेकर चलते हैं m और d डैश को लेकर चलते हैं 1। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, m क्यूब, ये कॉमा है इधर, m क्यूब -4m स्क्वायर +4 इक्वल्स टू 0। अब m क्यूब में हमारी इक्वेशन आई है, मैंने यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। कैसे करेंगे, m में यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मतलब आप पहले m को 1 पुट करके देखो, फिर -1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 से तो बात बनेगी नहीं, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाता है। -1 से भी बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 और 4 कॉन्स्टेंट इक्वल है। -1 अगर करेंगे तो भी नहीं बन रहा है। अगर मैं m को 2 पुट कर लेती हूँ तो क्या रहेगा 8 माइनस यहाँ पे क्या रहा भाई, मैंने 2 लिया, 4 4 4 16 प्लस 4, यही आया ना, 2 2 जा 4 16, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहा 2 क्यूब प्लस 4, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। अगर मैं m को 3 लेती हूँ देन 27 माइनस 36 प्लस 4, ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी नॉन जीरो आएगा। मुझे इसकी स्टेटमेंट ही सही नहीं लग रही है एक्चुअली, क्योंकि ऐसे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं, m की वैल्यूज हम निकाल नहीं पाएंगे। एक सेकंड में स्टेटमेंट चेक कर लेती हूँ, और ये मेरे पास स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, इसकी थोड़ा ठीक करना है इसकी स्टेटमेंट को, और ये पूरा हमारा गलत हो चुका है। क्यों, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है इधर। क्या है इधर देखिए, करली क्यूब, ये हमारे पास गिवन है करली क्यूब करली x करली y स्क्वायर। चलिए मैं पूरा ही दोबारा लिख देती हूँ, ये वाला ये है करली क्यूब z बाय करली x करली y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये गिवन है भाई। अब हो जाएगा सॉल्व, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या बताया अभी यहाँ पे कि करली बाय करली
x को d लेना है, करली बाय करली y को हमें लेना है d डैश, है ना। तो क्यूब में है, इधर ये आ जाएगा d क्यूब, z कॉमन ले लेंगे, -4, इधर x स्क्वायर है तो d स्क्वायर इंटू d डैश की पावर 1 है, +4 इधर आ जाएगा। देखिए x की पावर 1 है, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम हुआ है, तो d और d डैश स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। z हमने कॉमन ले लिया और डायरेक्ट मैंने एक्सिलरी इक्वेशन को लिख दिया। सॉल्व कैसे करेंगे, वही हम पुट करेंगे, d को 1 पुट करेंगे और d डैश को m लेकर चलेंगे। d को 1 पुट कीजिए, ओ सॉरी उल्टा कर दिया भाई, फिर से कहाँ माइंड हमारा गायब हो रखा है अभी। d को m लेंगे, d डैश को 1 लेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा m क्यूब -4m स्क्वायर +4m इक्वल्स टू 0। d डैश को हमने 1 पुट कर दिया है ना। अब यहाँ से आप इजीली m की वैल्यू निकाल सकते हो और CF हम निकाल सकते हैं। m मैं कॉमन ले लेती हूँ, m स्क्वायर -4m +4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया m इंटू ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, m-2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। इट मीन्स m इंटू m-2 इंटू m-2 इक्वल्स टू 0। implies that m की वैल्यू आ गई 0, 2 एंड 2, m की 3 वैल्यूज आ गई। अब CF कैसे लिखते हैं वो समझो। यहाँ से CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पे इस केस में कैसे लिखना है आपको, ये जो वैल्यूज आई है मैं ले लेती हूँ m1, m2 और m3। यहाँ पे देखिए जो m2 और m3 है ये सेम वैल्यूज है ना। दोनों क्या है भाई, 2 वैल्यूज है, मतलब दोनों की वैल्यू 2 है। तो दो वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे phi1 CF को हम लिखेंगे phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस phi2 ब्रैकेट स्टार्ट इधर से करेंगे y प्लस m2x प्लस, अब क्योंकि दो वैल्यू सेम है तो 3 के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे phi3 y प्लस m3x, ऐसा लिख देंगे हम। तो हमारा CF क्या आ जाएगा, सिर्फ इसमें CF ही निकालना है हमें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा नहीं, इक्वल्स टू 0 चल रहा है ना। तो z इक्वल्स टू phi1 y, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो phi1 y रहेगा प्लस phi2 y प्लस x 2x, m2 की वैल्यू है 2, m3 की भी क्या है x इंटू phi3 y प्लस 2x। ये आ गया आपका सोल्यूशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, चलिए बाकी के क्वेश्चंस आप फटाफट से देखिए, सॉल्व करना फिर इनको। फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आई थिंक ये आपके चैप्टर नहीं होना चाहिए, चलो कोई नहीं। अगर इस टाइप से आ भी जाता है क्वेश्चन तो आर्बिट्रेरी आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ए और बी को एलिमिनेट करना है, आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे क्योंकि पार्शियली है ना, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना। तो आप करली z बाय करली x और करली z बाय करली y निकाल सकते हो। दो कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो, राइट। और हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू x के पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, वहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्स ए की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, वहां से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ए और बी की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, आपके पास आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कब, जब आपने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना इसका, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है या फिर, हाँ ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर आप इसको p पुट कर लो, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करो और वहां पर फिर p की वापस वैल्यू पुट करो, और फिर आप जो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन हमें करना है। अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, फिर वापस p की वैल्यू पुट करेंगे dy बाय डी एक्स, एंड देन आपको डिफरेंशिएट कर दे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देना है, डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये रिलेशन चाहिए मुझे, है ना। तो इसके लिए डेरिवेटिव को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये m हो गया, ये मेरे पास n हो गया। पहले चेक करोगे एग्जैक्ट है कि नहीं है, ये चेक करेंगे हम, इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो x।
अगर नॉट इक्वल आती है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, और इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लैरेट्स इक्वेशन, ये आपको डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट इज सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू दिस। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, चाहे वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चैप्टर ही आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, 23, 24, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इधर आपके पास है सॉल्व करना है हमें। तो dx और dy का मल्टीपल है, इसका मतलब ये मेरे पास इक्वेशन है mdx प्लस mdy टाइप की, और इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। और ये हमारे पास है 23rd क्वेश्चन, ये वही होमोजीनियस फॉर्म आ जाएगी, ये है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जरा, होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास है, सिर्फ आपको इसकी पहले एग्जैक्ट टेंस चेक करनी है। ये अगर एग्जैक्ट बन जाता है तो मैंने जब पहले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही सोल्यूशन आपको राइट डाउन करना है, ओके। तो इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम, और बहुत अच्छे से मेहनत करो। अब की बार जैसा भी एग्जाम जा रहा है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है, अगर रीअपियर भी आ गया तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, आपके पास चांस होता है ना। तो घबराना नहीं है, मतलब इस टाइप से नहीं हो जाना कि हम अगर ये एग्जाम नहीं कर पाए तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये एग्जाम हम फिर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो मैं मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि आप क्रैक कर सकते हो। तैयारी करो, सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है, जितनी आप कर सकते हो पॉजिटिव वे में तैयारी करो, ओके। और अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट के साथ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है कि भाई आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, सो डोंट वरी, आपके पास फिर से चांस मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी करेंगे, स्टार्टिंग से ही लग जाओगे। नेक्स्ट जो सेमेस्टर हमारा आने वाला है उसको शुरू से स्टार्ट कर देना। 100% जो आपका अगर पहले वाले सेमेस्टर में बैक आया हुआ है तो उसकी भी तैयारी और नए सेमेस्टर की तैयारी भी हम 100% करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।